स्टडी हब में आपका स्वागत है। ठीक, कल ऋग्वैदिक काल का क्विक रिवीजन कर लिए थे। आज हम उत्तर वैदिक काल का रिवीजन करने वाले हैं। तो कल वाला वीडियो पे धन्यवाद भाई लोग, जो आप लोग इतना वीडियो देख रहे हैं। लगभग 3 घंटे में 100 प्लस व्यूज गए थे इससे पिछले वाले लेक्चर में। ठीक, चौथा लेक्चर था वो। तो ऐसे ही बने रहिए, मतलब इससे भी लग रहा है कि अच्छा लग रहा है आप लोगों को कंटेंट, इसीलिए तो इतना व्यूज आ रहा है। तो और दोस्त को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा इसे फैलाइए। ठीक, और ये कंटेंट यूट्यूब पे मैंने खोजा था, कहीं नहीं ऐसा कंटेंट है जो रिवीजन ऐसे करवा रहा हो, स्पेशल बीपीएससी को लेकर। बिहार में जितने एग्जाम है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पूछेंगे, तो लगभग हर एग्जाम का क्वेश्चन का निचोड़ इसमें आ जाता है। आप देख, कॉन्सेप्ट से लेके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तक सारे इसमें डले हैं, तो इसलिए बिंदास रिवीजन करिए। ठीक, चलिए चालू करते हैं। आज उत्तर वैदिक काल। आज हम खुश भी लग रहे होंगे कि यार सच में इसी मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग देख रहे हैं, मतलब वीडियो बनाने का कोई फायदा भी हो रहा है। ठीक, चलिए चालू करते हैं। उत्तर वैदिक काल, इसका कालक्रम देखें तो ऋग्वैदिक काल का याद दिला दे, 1500 1000 ईसा पूर्व कार्यकाल था। और इसका देखें तो 1000 से 600 ईसा पूर्व कार्यकाल है। ठीक, और देखिए तो ये वैदिक ग्रंथों से लिया गया, और ये ऋग्वैदिक काल के बाद का संकलन है। और इस युग में देखें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक पहलू पर महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखेंगे वैदिक काल की तुलना में। ठीक, तो ये देखिए उत्तर वैदिक काल को लौ युग के रूप में चिन्हित किया जाता है, और इसे चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ देखिए तो किस किस जनजाति का उल्लेख किया गया है उत्तर वैदिक काल में। कुरु, पंचाल, वसस, उसीनर। ठीक, तो ये देखिए यहाँ मतलब लोहे के उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा था उत्तर वैदिक काल में, न कि ऋग्वैदिक काल में। ये ध्यान रखिए, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जो आप लोगों को देखने में कठिनाई ना हो। ठीक, चलिए भौगोलिक विस्तार देखे उत्तर वैदिक काल का। तो आज इस चरण में पूर्वी क्षेत्र बंगाल का क्षेत्र हुआ, ठीक, की ओर से चले गए, और मुख्य क्षेत्र कुरु पंचाल क्षेत्र, मतलब भारत गंगा के विभाजन और ऊपरी गंगा घाटी में ये क्षेत्र था। कुरु पंचाल एक प्रमुख जनजाति समूह बन गए, और हस्तिनापुर उनकी राजधानी बन गई। ठीक, महाभारत में सुने भी थे कि हस्तिनापुर के राजा ये कुरु पंचाल। ठीक, चलिए देखते हैं। पूर्व में सबसे अधिक जनजाति वाले राज्य देखे तो मगध, अंग और वंगा थे। अगर पूछे कि उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक जनजाति वाले राज्य या अंग कौन से थे, या जनपद कौन से, तो मगध, अंग और वंगा। ठीक, कुरु, भरत और पुरु के कुल मिलकर कुरु बने थे। तो कुरु कैसे बने थे, तो भरत और पुरु से मिलकर। ठीक, और ये देखिए तो सरस्वती और दृष्टद्युति के बीच रहते थे, नदी है ये, इसके बीच रहते थे। बाद में दोआब, कुरुक्षेत्र ऊपरी हिस्से पर कब्जा करने चले गए। सरस्वती और, यहाँ बस ध्यान ये रखे कि किस नदी के बीच, तो ये याद रखे सरस्वती और दृष्टद्युति। और कुरु किससे मिलकर, कुरु जनजाति किससे, तो भरत और कुरु जनजाति के मिलकर बनाए। और सरस्वती और दृष्टवती नदियों का उल्लेख ऋग्वेद के अलावा उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। ऋग्वेद काल में तो मिलता ही है, ऋग्वेद के अलावा, ऋग्वेद में तो मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है सरस्वती और दृष्टवती का नदियों का उल्लेख। ठीक, और सरस्वती को पवित्र नदी माना जाता था उस टाइम। ठीक, नाम से लग रहा है सरस्वती, महासरस्वती। बाद में वैदिक ग्रंथों में भरत के 3 प्रभावों का उल्लेख है। तो देखिए, पहला आर्यावर्त जो उत्तरी भारत का क्षेत्र था, मध्य प्रदेश जो मध्य भारत का क्षेत्र था, दक्षिणापथ जो दक्षिण भारत का क्षेत्र था, और पश्चिम वाला क्षेत्र देखें तो गंगा घाटी को आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक, और राजनीतिक संरचना देखें उत्तर वैदिक काल का, तो इसमें देखें ऋग्वैदिक जनजाति सभाएं के बारे में देखते हैं। बढ़ती शाही शक्ति के साथ साथ उनका महत्व कम हो गया, सभाएं कम होगी, लौ उपकरण बनने लगे, हथियार बनने लगे उस उत्तर वैदिक काल में आके, और विदत पूरी तरह विलुप्त हो गए थे। यहाँ पे ध्यान रखें, विदत सभा थे जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। यहाँ अगर दे कि विलुप्त नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा चल रहा था, अगर क्वेश्चन में आए ऐसे करके एलिमिनेट, क्योंकि कंसेप्ट भी बीपीएससी पूछने लगा, तो ये गलत होगा ऑप्शन। ठीक, अगर वैसे वन लाइनर क्वेश्चन बनाएगा तो उत्तर वैदिक काल में विदत पूरी तरह से, और ऑप्शन लुप्त हो गया था, विलुप्त हो गया था, क्या हुआ था, इनमें से कोई नहीं।
4 ऑप्शन देगा। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गया, और कॉन्सेप्ट बनाया तो ये लाइन उठा के डाल देगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। जन परिजन आधारित विकसित होकर जन परिजन आधारित हो गई थी, और ये जन से जनपद बन गए थे, जो क्षेत्र आधारित माना जाता है। ठीक, तो जनपद कब बना था? तो उत्तरवैदिक काल में। इस क्षेत्र को संदर्भित करने वाला जनपद शब्द 1800 ईसा पूर्व के ब्राह्मण ग्रंथों में पाया जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जनपद शब्द का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, हस्तिनापुर और कौशाम्बी के स्थलों को प्रोटो अर्बन बस्ती माना जाता है। तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी स्थलों को क्या माना जाता है? तो प्रोटो अर्बन मतलब शहरी जैसी बस्ती माना जाता है। तो किसे प्रोटो अर्बन बस्ती माना जाता है? तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी। ऐसे क्वेश्चन बनाएगा, जैसे एग्जामिनर बना सकता है, बस मैं वैसे बोल रहा हूं कि आप सुन के बस याद रहे कि हाँ कभी तो सुने थे कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है और बना सकते हैं एग्जामिनर। अब राजा के बारे में देखो तो राजन का अधिकार और अधिक स्पष्ट हो गया। पहले तो स्पष्ट नहीं था, कबीलाई समाज था ऋग्वैदिक काल में। राजाओं कई प्रकार की उपाधियां धारण करने लगी। राज विभाजन, अभिल भुवनवतपति, पृथ्वी के स्वामी जिसे कहते, एक सम्राट, एकमात्र शासक, सम्राट, साम्राज्य अवधारणाएं विकसित हुई। तो ये सब उपाधियां किस काल में ली गई? उत्तरवैदिक काल में, न कि ऋग्वैदिक काल में। ये ध्यान रखा, ऐसे करके क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर बना सकता है। वंशानुगत राजत्व उभर रहा था। अब पहले तो राजत्व था ना कि चुनाव भी हो रहे थे कुछ कुछ पद पे, लेकिन अब तो वंशानुगत हो गए थे राजत्व का पद। लेकिन राजा के चुनाव चिन्ह उत्तरवैदिक काल के ग्रंथों में दिखाई देते हैं। ठीक, राष्ट्र जो क्षेत्र को दर्शाता है, राज्य को संप्रभु शक्ति को दर्शाता है। जैसे शब्दों का विकास हुआ, संप्रभु शक्ति जैसे शब्दों का विकास हुआ, यह दर्शाता है कि राष्ट्र एक क्षेत्र के रूप में उभर रहा था। ये मेरा क्षेत्र है, ये तेरा क्षेत्र है। तो जब ये ऐसी भावना जगेगी तब ये युद्ध तो लगे है ना कि ये मेरा हिस्सा है भाई, ये क्षेत्र तो मेरा है, तू कैसे आगे इधर, ऐसे करके। सेना, देखो राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के समय जनजाति इकाइयां लामबंद होती थी। देखो तो अभी भी अस्थायी सेना नहीं होती थी। ठीक, उत्तरवैदिक काल में भी युद्ध अब गायों के लिए नहीं, बल्कि ऋग्वैदिक काल में गायों के लिए युद्ध हो रही थी, लेकिन अब नहीं हो रही है। ये ध्यान रखे, कुछ तो चेंज करेगा भाई युद्ध के लिए। अब क्षेत्रों के लिए लड़े जाने लगे। बताएं, जब ये क्षेत्र और संप्रभु राष्ट्र का भावना जाएगी तब ये क्षेत्र के लिए लड़ाई होगा कि इतना क्षेत्र मेरा और क्षेत्र हड़प ले, ऐसी भावना है। तो क्षेत्रों के लिए होने लगा। और समाज कृषि प्रधान हो गया। पहले ऋग्वैदिक काल देखे तो पशुपालन प्रधान था। मुखिया जनजाति किसानों की सहायता से आगे बढ़े। मुखिया जनजातीय किसानों की सहायता से आगे बढ़े। उन पुजारियों को प्रोत्साहित किया गया जिन्होंने राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से अपना अधिकार बनाने में उनकी मदद की। मतलब मुखिया को पुरोहित अनुष्ठान करवा देते, इसके माध्यम से वो कह रहे थे कि ये इसे शक्ति मिली है, मतलब ये यज्ञ कराने से इसे ये शक्ति मिली है, ये यज्ञ करवा लेंगे राजा साहब तो ये शक्ति मिलेगी, ऐसे करेंगे। तो इससे पुरोहित को दान भी मिलता था। तो पुरोहित क्यों बोले कि ये सब आडंबर है, मत करो, क्योंकि भाई फायदा होगा तो क्यों वो कहेगा। तो ये दोनों का चल रहा था। इन अनुष्ठानों ने पूरे राज्य से लोगों को आमंत्रित करके राजनीतिक के क्षेत्रीय पहलुओं को मजबूती के रूप में दर्शाया जाता था यज्ञों के माध्यम से। अश्वमेध देखे तो उस क्षेत्र को निर्विवाद नियंत्रण, अश्वमेध यज्ञ देखे तो उस क्षेत्र को निर्विवाद नियंत्रण कर लिया जाता था, जहां शाही घोड़ा निर्बाध रूप से दौड़ता हुआ चला जाता था। आप देखे भी होंगे जब राम भगवान अश्वमेध यज्ञ किए तो उसने अपना घोड़ा छोड़ा था और लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया था। वही अश्वमेध, रामायण से आप रिलेट कर पा रहे तो आपको याद आ रहा होगा। ठीक, वही अश्वमेध यज्ञ की बात यहाँ पे है। वाजपेयी यज्ञ देखे तो रथ दौड़ जिसमें सभी रिश्तेदारों के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए एक शाही रथ बनाया जाता था। ये तो भाई मस्त है, रथ दौड़ जिसमें सभी रिश्तेदारों के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए एक शाही रथ बनाया जाता था। राजसूय यज्ञ देखे तो शाही अभिषेक और राजा का सर्वोच्च शक्ति प्रदान करने हेतु ये राजसूय यज्ञ होता था। राज्य अभिषेक कहा जाता है यहाँ, शाही अभिषेक। ये मत देखना कि भाई ने अपना नाम लिख लिया अभिषेक,
मैं अपना नाम नहीं लिखा भाई, राज्य अभिषेक होता था जब वो राज मुकुट धारण करते तो उस टाइम राज्य अभिषेक होता था, उसे राजसु यज्ञ के रूप में जाना जाता है और शाही अभिषेक उसे कहते हैं। ठीक, और राजा सर्वोच्च शक्ति प्रदान करते थे, उस टाइम राजा के पद पे होते थे। अब समाज देखिए, उत्तरवादी काल की समाज कैसी थी। समाज देखा जाए भाई तो समाज देखे तो वर्ण व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक स्तरीकरण अधिक सुदृढ़ हो गया। पहले वर्ण व्यवस्था के माध्यम से जब ये सामाजिक स्तरीकरण हुई तो लोगों में लोग चार वर्गों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, और सबके अलग अलग कार्य थे। और कहाँ से निकले तो वो अपन लोग ऋग्वैदिक काल में रिवीजन भी कर चुके हैं। और राजनीति का तात्पर्य देखे तो क्षत्रियों से था, और योद्धा शासक कहलाते थे, और जिन्हें कर के रूप में बाली प्राप्त होता था या बलि प्राप्त होता था। ये है ठीक, बलि या बाली प्राप्त होता था। वन व्यवस्था में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखे। वन व्यवस्था में तो ब्राह्मण और क्षत्रियों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई, और वैश्य और शूद्र की स्थिति वैसे ही रही। पंचविश ब्राह्मण में देखे तो क्षत्रिय को ब्राह्मण से ऊपर रखा गया, किसमें तो पंचविश ब्राह्मण में। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में देखे तो ब्राह्मण को क्षत्रिय से ऊपर रखा गया। ये ध्यान रखे, अगर क्वेश्चन बनाने वाला अगर बनाए तो अपना काम है भाई रिवीजन करके जाना, जो बनाए क्वेश्चन एग्जाम में। तो अगर बनाना चाहे तो पंचविश ब्राह्मण में क्या वर्णन किया गया और शतपथ ब्राह्मण में क्या वर्णन किया गया है। राजा ने 3 वर्णों पर अपना अधिकार जताया, और ये इतरे ब्राह्मण में ब्राह्मण को समर्थन चाहने वाले के रूप में संदर्भित किया गया, और उसे राजा के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। तो इतरे ब्राह्मण में उल्लेख किया गया कि राजा ने 3 वर्णों पर अपना अधिकार जताया था कौन। इसके बाद 4 वर्णों में विभक्त था तो था ही कौन, इसके छोड़ के 3 ही वर्ण तो बचा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और ब्राह्मण को उसके पद से हटा सकता था, वो पुरोहित के पद से। ठीक, बलि अनुष्ठानों पर अधिक जोर दिया गया, जिससे ब्राह्मणों का प्रभाव और शक्ति बढ़ी। बलि प्रथा होती थी तो पुरोहित मंत्र पढ़ते थे। अभी भी होता है, जैसे दुर्गा पूजा में देख देंगे बकरी कटाई होता है, तो उस टाइम भी आप देखे होंगे कि पहले पूजा होती है, तो पुरोहित का वर्चस्व तो बढ़ेगा ना भाई, कि पहले पूजा होगी इसके बाद बलि चढ़ेगी। क्षत्रिय ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व, और आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम कितने थे वो देख ले, तो 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जैसे में 4 आश्रम थे। जीवन में प्रवेश करने के उनके विशेषाधिकारों को चुनौती दी गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीवक संप्रदाय का जन्म हुआ। यहाँ पे ये कहा जा रहा है बेसिकली कि क्षत्रिय ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व क्यों बढ़ाया था, क्योंकि यहाँ देखे तो इसमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास जैसे इसमें ब्राह्मणवादी में आश्रमों की चर्चा की गई है। लेकिन ये होता था ना, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर इसके बाद गृहस्थ में प्रवेश करे, फिर वानप्रस्थ में प्रवेश करे, फिर संन्यास में प्रवेश करे, तो ये लंबा ड्यूरेशन हो जाता, लंबा टाइम हो जाता था। ठीक, तो इसको मतलब ये विशेषाधिकार को चुनौती के बदले वहां के लोग इसके परिणाम स्वरूप मतलब ये भारी भरकम ब्राह्मण आडंबर युक्त लगने लगा लोगों को। तो इसके विरुद्ध में ही तो ना जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका संप्रदाय का जन्म हुआ था। इसके लिए तो हुआ था ना, क्योंकि आडंबर युक्त था ब्राह्मणवादी संप्रदाय, तो इसीलिए ये लोग इसमें कुछ किए थे कि यहाँ कोई आडंबर नहीं था। ये देखिए, जीवन के विभिन्न चरणों को संदर्भित करने वाली आश्रम अवधारणा इस समय सुव्यवस्थित नहीं थी। तो ये देखिए, तो उत्तरवैदिक काल में देखे तो आश्रम अवधारणा इस समय सुव्यवस्थित नहीं थी। हालांकि ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख है, लेकिन संन्यास का विकास नहीं हो पाया था उत्तरवैदिक काल में। ये ध्यान रखे भाई, ये लाइन देगा ना एग्जामिनर क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो वहां फंस सकते हो। द्विज, 2 बार जन्म की अवधारणा इस अवधि के दौरान विकसित हुआ। तो 2 बार जन्म की अवधारणा किस अवधि में विकसित हुआ था? उत्तरवैदिक काल में। ठीक, उपनयन, पवित्र धागा समाज के ऊपरी वर्गों तक सीमित था। उपनयन की व्यवस्था, इस समारोह में शिक्षा
शिक्षा दीक्षा को चिन्हित की शिक्षा की दीक्षा को चिन्हित किया गया। चौथे वर्ण को इस विशेषाधिकार से वंचित रखा गया था। शूद्र को गायत्री मंत्र जाप भी नहीं कर सकता था शूद्र, ये भी ध्यान रखें। और इस उपनयन विशेषाधिकार से वंचित रखा गया था। अरे उपनयन संस्कार होता था जब शिक्षा लेने का टाइम होता और यहाँ बद्दी लटकाया जाता था, देखे होंगे अभी भी होता है। कुछ शिल्प समूह उच्च दर्जा प्राप्त करने में कामयाब रहे, जैसे रथ बनाने वाले शिल्प मतलब कामगार आदमी, मतलब शिल्प जैसे वो रथ बना, कुम्हार, बढ़ई, मोची, ये शिल्पकार हुए। रथ बना शिल्पकार कितने भारी भरकम शब्द लग रहा है, शिल्पकार। रथ बनाने वाले रथकारों को पवित्र धागा पहनने वाला अधिकार दिया गया था। वैश्य का तात्पर्य आम लोगों से था। वे कृषि और पशुपालन और कारीगरों से संबंधित थे। बाद में वे व्यापारी बन गए। वैश्य राजाओं को कर देते थे। राजाओं को कर कौन देते थे? वैश्य देते थे। शूद्र के पास तो था ही ना उतना जो कर देता वो, और ब्राह्मण तो कर मुक्त था भाई। कुछ सामाजिक समूहों को शूद्रों से भी नीचे का दर्जा दिया गया है। वो शादी जैसे अंतर जात की विवाह होता था तो उससे नीचे उसे कास्ट में रख दिया जाता था। चंडाल, पंचमो, पांचमा के भीतर एक समूह थे जिन्हें वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया, उन्हें अछूत वर्ग माना जाता था। सामाजिक संरचना का मुख्य रूप से देखे तो ग्रामीण थी, लेकिन अंतिम काल में शहरीकरण के निशाने दिखाई देने लगे हैं। शहर का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक जैसे ग्रंथों में पाई जाती है। तो नगर का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो तैत्तिरीय आरण्यक जैसे ग्रंथों में। आप ये बताइए, हम रिवीजन करवाए भाई, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि किस वेद से संबंधित है ये आरण्यक तैत्तिरीय ग्रंथ, बताइए आप। पारिवारिक संरचना देखो उत्तर वैदिक काल में तो परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई थी। ठीक, परिवार देखिए तो पितृसत्तात्मक ही था जो ऋग्वैदिक काल में था। ठीक, परिवार के भीतर देखें तो भीतर संबंध पदानुक्रमित थे। बहु विवाह, कई पत्नी प्रथा का प्रचलन था। अब तो काफी और बढ़ गया था ऋग्वैदिक काल की तुलना में। घर परिवार अधिक संरचित हो गए, अर्थात अधिक संगठित हो गए ऋग्वैदिक काल की तुलना में। परिवार के कल्याण के लिए कई घरेलू अनुष्ठान का विकास किया गया। विवाहित पुरुष को उसकी पत्नी के साथ यजमान कहा जाता था। अभी भी ये धारणा है कि यज्ञ सब होता है तो वहां विवाहित पुरुष विवाहित युगल ही बैठ सकते हैं, ना कि अविवाहित। सिंगल लड़के का क्या है? साथ में उसे यजमान कहते, अभी भी कहते यजमान यहाँ बैठे, यजमान ये बोलिए, यजमान ये करिए, अभी भी सुनते होंगे गांव में यज्ञ होता है तो। संयुक्त परिवार में 3 या 4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। संयुक्त परिवार की धारणा थी, न कि अभी है कि शादी हुई नहीं कि बोला ना हम सिंगल रहेंगे, है ना भाई। लेकिन जो मजा भाई संयुक्त परिवार में वो कहा सिंगल फैमिली में। और बच्चे को जीना चाहिए संयुक्त फैमिली में, उसको महत्व पता चलनी चाहिए। रिश्ते का महत्व किसे कहते हैं ये संयुक्त फैमिली से ही पता चलता है भाई। ठीक, ये पता चलनी चाहिए, संयुक्त फैमिली में जीना चाहिए बच्चे को कम से कम, उससे पता चलता है। न्यूक्लियर फैमिली में बस एक हम दो, हमारे दो, और कोई नहीं। आप नीचे बताइए आप कितने चाह रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए तो अंजीर खेरा अघी छत्र स्थलों से परिवार के बड़ी इकाई से समुदाय का भोजन की व्यवस्था का पता चलता है। यहाँ पे देख रहा है कि संयुक्त परिवार की पीढ़ियां एक साथ रहती थी, तो इस व्यवस्था का पता कहाँ से चला है? तो उत्तर प्रदेश के अंजीर खेरा और अही छत्र से पता चला है। ठीक, और ये कैसे पता चला है कि जब भोजन करते होंगे वो लोग तो साथ में बैठते होंगे। अभी भी देखते होंगे, अभी तो फिलहाल अधिकतर मूवी सब देखने को मिलता है, वो भी साउथ के मूवी में, कि एक साथ लोग बैठे हैं और 10-12 लोग एक साथ बैठे हैं और खा रहे हैं। ठीक, और जो माताएं और बहनें होती है वो बाद में खाती, क्योंकि कोई देने वाला भी तो होना चाहिए। गोत्र का विचार उत्तर वैदिक काल में उभरा। गोत्र का विचार किस काल में उभरा? तो देखो उत्तर वैदिक काल में उभरा। गोत्र का शाब्दिक होता है गाय का बाड़ा होता है, और यह एक सामान्य पूर्वज लोगों के
समूह को संदर्भित करता है। एक ही गोत्र के व्यक्ति को भाई बहन माने जाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब शादी होती है तो गोत्र मिलाया जाता है। भले अब आ गया है कि मतलब नया जनरेशन है तो गोत्र नहीं मिलाया जाता, लेकिन अभी भी मतलब जैसे अरेंज मैरिज होता है तो उसमें गोत्र मिलाया जाता है भाई, ना कि कहीं किसी तरह से भाई बहन ना मिले ना लगे। ठीक, आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। ये महिलाओं की स्थिति देखिए तो ऋग्वेद की तुलना में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट देखी गई उत्तर वैदिक काल में। ठीक, अब उन्हें सभाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी जो वहां पे अनुमति थी ऋग्वैदिक काल में। ये ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है भाई। हालांकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं ने अनुष्ठानों में भाग लिया, लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन्हें ऐसे अनुष्ठानों से बाहर रखा गया। ऋग्वैदिक काल में अनुष्ठानों में भाग लिया था, और याद रखिए उत्तर वैदिक काल में अनुष्ठानों में भाग से बाहर रखा गया था। ठीक, तो ऐसे करके क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट अगर बीपीएससी आप कॉन्सेप्ट पूछने लगा है 69वीं बीपीएससी का आप क्वेश्चन देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पूछने लगा और फैक्चुअल पूछेगा। पीसीएस का लक्षण है, पीसीएस फैक्चुअल में पूछेगा तो कौन पूछेगा भाई, बताओ। तो ये तो लक्षण है कि पूछेगा ही। ठीक, पितृसत्तात्मक परिवार की संरचना थी। महिलाओं की भूमिका देखें तो घरेलू कार्य तक ही सीमित थे इस टाइम भी, और सती प्रथा और बाल विवाह प्रचलित थे, जो कि ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता। बेटियों का दुख का स्रोत देखें तो बेटियों को दुख के स्रोत के रूप में किस ब्राह्मण ने बताया गया, तो इतरेम ब्राह्मण। आप कमेंट सेक्शन में बताइए इतरेम ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है। ठीक, हालांकि गार्गी और मैत्रेयी आपको देखना हो, मिटा देते हैं। हालांकि गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाओं ने ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल की। गार्गी ने दार्शनिक प्रवचन में याज्ञवल्क्य को मात दे दी थी। ठीक, वो विद्वान थे। अब अर्थव्यवस्था के बारे में देखें, जो पश्चिमी जो ऋग्वैदिक काल तो पशुपालन पर आधारित था। यहाँ कृषि यद्यपि आदिम प्राथमिक आजीवक पद्धति के रूप में उभरी कृषि, यहाँ ध्यान रखें। ठीक, अब देखिए सतपथ ब्राह्मण में वृक्षों के साफ करना और हल आधारित कृषि के बारे में विस्तार पाया गया। तो किस ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में। आप कमेंट सेक्शन में अभी तक ने बताया कि सतपथ ब्राह्मण किस वेद से रिलेटेड है। लोहे से बने कुछ कृषि उपकरण पाए गए, लेकिन लकड़ी के हल का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। लोहे के कुछ उपकरण मिले हैं, लेकिन लोहे का सर्वाधिक उपयोग महाजनपद काल में होगा भाई। तो उत्तर वैदिक काल में लकड़ी के हल का व्यापक उपयोग देखा गया, लेकिन उपकरण यहां से मिले हैं, ये ध्यान रखें। वैदिक लोग जौ चावल गेहूं की खेती करते, सबसे पहले जौ की खेती की थी। जौ चावल गेहूं की खेती करते थे। गेहूं देखे तो पंजाब के क्षेत्र का गेहूं मुख्य भोजन का स्रोत था। वैदिक लोग गंगा यमुना के दोआब में चावल का उपभोग शुरू किया, क्योंकि भाई चावल धान मांगता है पानी, और पानी का गंगा के क्षेत्र में ही होगा। बाढ़ आता है तो पानी पाक बैठती है, उसमें पाक बैठती है तो उपजाऊ होती है वो पाक, तो वहीं तो चावल की खेती होगी ना, न कि रेत में होगी चावल की खेती। कॉमन सेंस है भाई। वैदिक अनुष्ठानों में गेहूं की अपेक्षा चावल का प्रयोग देखा गया। अभी भी देखते होंगे भाई, चावल अक्षत के रूप में प्रयोग किया था चावल को, और जौ भी उसमें रहता है। ये तो भाई गांव में जब यज्ञ होता है उसकी याद दिला दे रहा होगा आप लोगों को, हमें भी याद आ रहा है। जौ का उत्पादन जारी रहा, लेकिन चावल को देखिए, बीड़ी किसे कहा जाता है तो चावल को, ध्यान रखें। बीड़ी किसे कहा जाता है तो चावल को, ध्यान रखें। ठीक, मसूर के साथ गेहूं को गोधुमा कहा जाता था, प्राथमिक फसल बन गई। ठीक, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ियां परिवहन का एक प्रचलित साधन बन गया था उत्तर वैदिक काल में। भूमि का स्वामित्व एक समुदाय के पास होता था, जिसे विश्व या कबीले का अधिकार होता था। ये ध्यान रखे भाई, ये उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। ठीक, गृहपति घर का मुखिया भूमि का स्वामी होता था। वस्तु विनिमय के माध्यम से देखे तो विनिमय जारी रहा, वस्तु विनिमय के माध्यम से विनिमय जारी रहा। अभी नहीं आया है कि सिक्के का प्रयोग, अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही चल रहा है। यहाँ देखे तो निष्क एक सोने या चांदी का आभूषण होता था, और जिसका उपयोग वस्तु विनिमय किया जाता था।
सॉरी जारी रहा, और ये सोने अब वो भी जारी रहा, ठीक, वस्तु विनिमय के माध्यम से ही जारी रहा। उत्तर वैदिक काल में अब थोड़े थोड़े सोने और चांदी के सिक्के का भी प्रयोग किया जाने लगा, जिसे निष्क कहते हैं, ठीक। श्रेणी श्रेणी सिक्के के रूप में, यहाँ देखिए वस्तु विनिमय के रूप में ही इसे प्रयोग किया गया, चांदी सोने का भी। श्रेणी व्यापारियों, सौदागरों और कारीगरों का एक संघ था, इसे जिसका नेतृत्व एक श्रेष्ठी करता था। तो यहाँ पूछा जाता है क्वेश्चन, आप देखे होंगे जितने भी टेस्ट सीरीज, आप मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे होंगे, और मॉक टेस्ट का सीरीज हम भी चला रहे हैं। तो आप वहां आइए, 25 क्वेश्चन पर डे आप लेके आते हैं, और आप उसमें अपना इवैल्यूएशन कीजिए, स्व मूल्यांकन कीजिए, ठीक। तो यहाँ पूछा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप किसी का भी मॉक टेस्ट बना लो भाई, बिहार स्पेशल के इससे क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि मैंने सिलेबस से क्वेश्चन, ये सिलेबस को रिवीजन करवा रहा हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन होता है कि श्रेष्ठी का अर्थ क्या हुआ, और ऑप्शन 4 ऑप्शन दो है, इसमें से एक ऑप्शन होगा श्रेष्ठी व्यापारी और सौदागरों और कारीगरों का एक संघ था, तो ये आपका आंसर होगा। वहां खुश होंगे आप ये देख के, हाँ भाई पढ़े थे, रिवीजन किए थे। कराधान, ऋग वैदिक युग के विपरीत देखे, ऋग वैदिक युग के विपरीत देखे तो कर और श्रद्धांजलि एकत्र करना अनिवार्य कर दिया गया था। कर और श्रद्धांजलि कर के रूप में लिया जाता, उसे अनिवार्य कर दिया गया था, मुख्य रूप से वैश्यों से, जिसे सगृहिणी द्वारा सहायता प्रदान, मतलब सहायता के लिए लोगों से लिया जाता था कि आपकी मैं सहायता करता हूं, तो आप उनके लिए दीजिए, ठीक। पेन ले लेते हैं भाई। मतलब सुरक्षा के लिए इन लोगों से, वैश्यों से लिया जाता है, ठीक। उत्तर वैदिक काल में देखो तो व्यापार विनिमय का विकास हुआ, पुरातात्विक स्थलों से पाई जाने वाली भौतिक संस्कृति से वस्तु और सामग्रियों के चलन का पता चलता है। सिक्कों का देखिए, सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सोना चांदी का भी वस्तु विनिमय प्रणाली से ही प्रयोग किया जा रहा था, अदला बदली करके ही। सिक्कों का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में भी नहीं मिलता, ये ध्यान रखिए। अतः वस्तु विनिमय का माध्यम रहा, और सिक्कों का प्रचलन देखें तो 600 ईसा पूर्व के बाद है, जो महाजनपद काल के रूप में जाना जाता है। धातुओं का ज्ञान, लोहे के उपयोग लगभग 1200 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, और इसे कृष्णा और अयस, श्याम अयस कहा जाता था। तो कृष्णा अयस और श्याम अयस किसे कहा जाता है, तो लोहे को, ये ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान रख सकते हैं, यहाँ इस बात को ध्यान रखा जाए भाई, नोट किया जाए ना। अब देखिए यहाँ लगभग 1000 ईसा पूर्व इसका उपयोग गांधार क्षेत्र, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी यूपी, एमपी, राजस्थान में किया जाता था। लोहे का प्रयोग, क्योंकि इस क्षेत्र में खेती हो रही थी ना, तो लोहे के उपकरण बनना, ये सब इसी क्षेत्र में हो रहा था। उत्खनन से लगभग 800 ईसा पूर्व देखे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्यों द्वारा तीर और भाले जैसे लोहे के हथियार भी बनाए जा रहे थे। हथियारों का उपयोग का पता चला है, तो ये भी ध्यान रखे भाई कि कहां से हथियारों का, आर्यों द्वारा तीर और भाले के लोहे के हथियारों का उपयोग का पता चले, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। ऊपरी गंगा बेसिन में जंगलों को साफ करके लोहे की कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था, ध्यान रखे भाई। वैदिक काल के अंत में देखे तो लोहे का ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेश तक विस्तारित हुआ था। विदेश अपना मिथिला क्षेत्र भाई। तांबा, टीन, सोना, कांच, शीशा जैसी धातुओं का उल्लेख मिलता है। अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में इसका उल्लेख मिलता है या नहीं मिलता है, तो ऐसे करके देगा तो यहाँ फंस सकते हैं। तो यहाँ तांबा, टीन और सोना, कांच, शीशा तीनों का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल में। तांबे की वस्तुओं का उपयोग युद्ध और शिकार के लिए हथियार बनाने में किया जाता था। उन्हें कांच का भी ज्ञान था। कला एवं शिल्प के बारे में देखें तो इस काल में चार प्रमुख या मुख्य प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्रचलित मिले हैं। चित्रित धूसर, मृदभांड, लाल काला मृदभांड, ब्लैक स्प्लिट वेयर, लाल मृदभांड। वे पक्की हुई ईंटों का उपयोग शायद ही जानते थे। वे पक्की ईंटों का उपयोग शायद ही जानते थे, ये है यहाँ पे लिखा। जानते थे, अगर जानते थे या नहीं जानते थे, तो नहीं जानते, मतलब लिखा है शायद ही जानते थे। तो अगर ऑप्शन में अगर वहां देखे शायद ही जानते थे, तो शायद ही जानते थे। अगर दिया हो कि नहीं जानते, तो नहीं जानते थे।
उन्होंने उन्हें बुनाई, चमड़े चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन, बढ़ई-गिरी की जानकारी थी। कुम्हारों को संदर्भित करने वाले को कुलाल कहा गया। तो कुलाला 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 किसे संदर्भित है? तो कुम्हारों से कुलाला। उन 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 ऊन को संदर्भित करने वाले देखिए तो उसे ऊनो शूद्र जैसे शब्दों से संदर्भित किया गया है। अब देखिए तो धनुष बनाने वाले, रस्सी बनाने वाले, तीर बनाने वाले और खाल तैयार करने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, चिकित्सक, सुनार, ज्योतिषी ग्रंथ आदि का उल्लेख मिलता है। और ये पेशेवर समूह के रूप में इसका उल्लेख किया गया ना कि एक दो पेशेवर पेशा से ये सब लोग थे। ये चिकित्सक, डॉक्टर भाई, धोबी, शिकारी, नाविक, ज्योतिषी, रसोईया जैसे व्यवसाय उल्लेखनीय थे। वैदिक यज्ञ करने वाले भी एक प्रकार के सेवा प्रदाता थे। वैदिक यज्ञ पुरोहित का काम करने वाले भाई भी एक सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाते थे। अथर्ववेद में देखो तो अक्सर हाथी के संरक्षक के साथ हाथी का उल्लेख मिलता है। तो किस वेद में? अथर्ववेद में। अब धार्मिक संरचना देखें तो उत्तर वैदिक काल के दौरान ऊपरी गंगा के दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र था। इस क्षेत्र को कुरु पंचालों की भूमि के रूप में वर्णित किया गया है। इस काल में मूर्ति पूजा के लक्षण दिखाई दे जो ऋग वैदिक काल में नहीं दिखाई दे रहे थे। प्रकृति पूजक थे वो लोग। भौतिक जीवन में परिवर्तन के कारण देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा में परिवर्तन भी आया। यहाँ देखिए ऋग वैदिक देवताओं के जैसे इंद्र, अग्नि का स्थान प्रजापति जिसे निर्माता के रूप में जाना गया, विष्णु रक्षक के रूप में जाना गया और रुद्र अनुष्ठानों के देवता को रुद्र के रूप में जाना गया। इन देवताओं की मतलब माता बड़ी महत्व बढ़ा। शतपथ ब्राह्मण में देखें तो रुद्र के नामों से पशुनम पति, सर्प, भव, वैकास के रूप में सूचीबद्ध किया गया। विष्णु की कल्पना देखें तो लोगों के रक्षक के रूप में किया गया। विष्णु अवतारों का कोई संदर्भ नहीं है। विष्णु अवतार का कोई संदर्भ उत्तर वैदिक काल में नहीं है। ठीक, ये भी ध्यान रखें। यहाँ देखिए पशु बलि के बढ़ते महत्व को देखते हुए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जो आप लोगों को फ्रेश दिखे, देखने में कठिनाई ना हो। पशु बलि के बढ़ते महत्व ने देवताओं को प्रसन्न करने में प्रार्थना के महत्व को कम कर दिया। भाई पशु बलि दिया जाने लगा। तो ये कि प्रार्थना लोग करते थे तो सुनिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मतलब भगवान सुन रहे हैं, लेकिन उस टाइम में बलि दिए जाने की प्रथा का महत्व बढ़ गया। तो भाई जब प्रार्थना क्या करना, जब बलि दे रहे हैं, भगवान को पता है मैं आपको प्रसाद चढ़ा रहा हूं, आप सुनिए मेरी प्रार्थना, ये हो गया। तो प्रार्थना का महत्व उत्तर वैदिक काल में घटा। अनुष्ठानों के सही निष्पादन पर बल दिया गया, जो कि सर सही बात ये है, जो देखिए कि आप सही बात है कि लोगों को प्रार्थना करना चाहिए पूजा के समय ना कि चढ़ावे का दिखावा करना चाहिए, जो कि अभी भी ये है कि दिखावे का चढ़ावा लोग करते हैं, जबकि सच्चे दिल से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ देखिए तो अनुष्ठानों के ही सही निष्पादन पर बल दिया गया। अनुष्ठानों यज्ञ आडंबर पर बल दिया गया। दक्षिणा देने पर जोर दिया गया। पुरोहितों को दक्षिणा देने पर जोर दिया गया। भाई अनुष्ठान आर्थिक जटिल हो गए, जिस कारण आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हुई और अधिक समय लगने लगा, और जिसके कारण अधिक संसाधनों की आवश्यकता हुई और अधिक समय लगने लगा समस्याओं के समाधान में। और समस्याओं के समाधान के रूप में अनुष्ठानों और बलिदानों का सहारा लेने का विचार उत्पन्न हुआ कि भाई जब संसाधन की कमी हुई, बारिश नहीं हो रही है, तो इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो, यज्ञ की आह्वान करो, अग्नि कुंड करो, ये सब मतलब बाह्य आडंबर। प्रत्येक वर्ण के अपने देवता थे। उस समय सामाजिक विभाजन को दर्शाता है। भाई ये देखिए पूषण मवेशियों की देखभाल करने वाला वही क्षुद्रों के देवता के रूप में जाना गया। देख रहे हो भाई, गाय, सोना, कपड़ा और घोड़े बलि के रूप में दिए जाते थे, अभी भी दिए जाते हैं। भाई गाय तो नहीं, गाय तो पूजे माता के रूप में, तो गाय तो नहीं, सोना चांदी कपड़े की चढ़ावा दिया जाता है। घोड़े के बलि नहीं, अभी तो बकरी के चढ़ावे का प्रचलन है। कभी कभी पुजारी के दक्षिणा के रूप में कुछ क्षेत्र हिस्से में दे दिया, लेकिन बलिदान के रूप में भूमि अनुदान, अच्छी
तरह से स्थापित नहीं था, लेकिन बलिदान के रूप में भूमि का अनुदान, बलिदान के रूप में भूमि का अनुदान ये अच्छी तरह से उत्तरवादी काल में प्रचलित नहीं था, ये ध्यान रखें। ठीक, अनुष्ठानों में देखें तो कृषि उपज की आहुति दी जाने लगी, कृषि उपज की आहुति दी जाने लगी अनुष्ठानों में। मतलब मेरा मुनाफा इस बार, मतलब कृषि ज्यादा उपज हुआ है तो मैं इसके लिए अनुष्ठान करवा दीजिए, कर जो अगली बार और बेहतर हो। दान दक्षिणा के रूप में पके हुए चावल भी दिए जाने लगे, गेहूं का उपयोग बहुत कम हुआ। इसमें चावल के ज्यादा सर्वाधिक उपयोग है, तो सर्वाधिक किसका किया गया दान दक्षिणा में? तो चावल का, ना कि गेहूं का, ये ध्यान रख। तिल पहला व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला वनस्पति खाद्य तेल प्राप्त हुआ था। अब उनका उपयोग अनुष्ठानों में किया जाने लगा, तिल के तेल। अभी भी ये होते, तो पंडित जी बोलते भाई तिल का तेल लेके आना, इसके बाद होगा, न कि सरसों का तेल। उत्तरवैदिक काल में देखें, उत्तरवैदिक काल के युग का अंत विशेष रूप से पंचाल और विदेह जैसे क्षेत्रों में पुरोहित के वर्चस्व और पंथों और बलि प्रथाओं के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में उभरा था। इसके बाद इस काल का अंत हो गया था। ठीक, अब शिक्षा देखिए इस काल के, उत्तरवैदिक काल में, तो इस काल में देखिए तो दर्शन, साहित्य, विज्ञान की विधवाओं का विकास हुआ, कि विधाओं का विकास हुआ, विधाओं कला का विकास हुआ। सीखने के विभिन्न शाखाएं जैसे साहित्य, व्याकरण, गणित, नीति शास्त्र, खगोल विज्ञान विकसित हुए उत्तरवैदिक काल में। देखना भाई, वैदिक ग्रंथों का विकास, उच्चारण, व्याकरण, मौखिक प्रसारण को दिया जाने लगा। ठीक, अब महत्व देखें तो वैदिक प्रणाली के हिस्से के रूप में उच्चारण और याद रखने में प्रशिक्षण का सुझाव भी दिए जाने लगे। इस काल में उपनिषदों की रचना हुई। उत्तरवैदिक काल में उन्हें वेदांत कहा गया, क्योंकि वैदिक ग्रंथों का अंतिम भाग के रूप में जोड़े गए थे। तो किस काल में वेदांत उपनिषदों की रचना हुई या वेदांत की? तो उत्तरवैदिक काल में। शिक्षा पुरुषों तक सीमित रहना की महिलाओं तक, देख सकते, फिर भी कुछ महिलाएं थी, बिल्कुल ही ये नहीं, कुछ महिलाएं थी। शिक्षक जैसे भाई उस टाइम के राजा महाराजा के बेटी हो, वो तो अपनी बेटी को दीक्षा दिलाएंगे, तो वो लोग तो राजा हुए, तो वो तो अपना बेटी के लिए शिक्षा दीक्षा तो दिलवा ही सकते हैं। तो ऐसे में शिक्षक मतलब छात्र और टीचर का संबंध, शिक्षक और शिष्य परंपरा का विकास हुआ। इसमें व्यक्ति उन्मुख, कहाँ जा रहा है भाई तू, रुक जा। हाँ, व्यक्ति उन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया गया। ठीक, यही है जो अगले स्लाइड। जीवन के अन्य पहलू के बारे में देखें तो ग्रंथों में देखें तो बीना, बांसुरी, ड्रम जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का उल्लेख किया गया। ठीक, और रेशम तथा धातु, सोना, तांबे आभूषण का प्रयोग किया जाता था उत्तरवैदिक काल में। और कांच के मोतियों, धातु के दर्पणों का निर्माण भी देखा जा सकता उत्तरवैदिक काल में। ठीक, तो चलिए आज उत्तरवैदिक काल को समाप्त किए अपन लोग, मतलब वैदिक काल को ही समाप्त किए रिवीजन करने के तौर पे। कल हम लेके आएंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ठीक, आशा करें आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम कल फिर ऐसे ही ऊर्जावान के साथ आप लोगों के साथ अगले वीडियो के साथ दिखेंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद।